नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर स्वागत है आपका। मैं नागेश गहलोत आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर। तो आज हम इस सीरीज में देखेंगे कि इन प्रश्नों के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जो हमारी टेट होती है, रीट की परीक्षा भी आ चुकी है, वैकेंसी और उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न और एमपी टेट की जो भर्ती निकली हुई है उससे संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी है। देखिए, एक को छोड़कर तीन जो है वो हाइपरकाइनेटिक की विकार की विशेषता है, परंतु इनमें से एक नहीं है। तो हाइपरकाइनेटिक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइपरकाइनेटिक, जिसे हम हंटिंगटन रोग के नाम से भी जानते हैं और इसे कोरिया विकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, हमारी तंत्रिका में क्या होता है, अपजननात्मक आनुवंशिकता जो होती है विकार, वो पाया जाता है और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति तरह तरह के विचलित प्रकार के काम करने लग जाता है। तो ये हाइपरकाइनेटिक विकार होता है जो जन्मजात होता है, जो आनुवंशिक होता है। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं नहीं है। देखिए, तीन विशेषताएं तो होंगी इसमें से और एक विशेषता नहीं है। तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी या फिर अतिसक्रियता होगी, मतिभ्रम होगा या फिर इम्पल्सिविटी। तो देखिए, इसका सही सा जो आंसर होगा वो होगा मतिभ्रम, क्योंकि इसमें हाइपरकाइनेटिक विकार में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, अति सक्रियता होता है, मतलब अति सक्रिय हो जाता है व्यक्ति, और एक होता है इम्पल्सिविटी, जबकि मतिभ्रम इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतिभ्रम। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और रिक्त स्थान के साथ डील करनी चाहिए। ठीक है, तो हम प्रश्न देखते हैं कि शिक्षकों को किसके साथ डील करनी चाहिए। एक तो यहाँ पर दिया गया है लगातार बदलते मानकों, और एक और हमें देखना है। तो पहला है पाठ्य विवरण, दूसरा है पाठ्यचर्या, तीसरा आकलन और चौथा हमारा ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर पाठ्यचर्या के साथ भी शिक्षक को डील करनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या भी लगातार बदलते मानकों के अनुरूप ही होती है। तो उसको लगातार बदलते मानकों के अनुरूप और एक और किसके अनुसार, पाठ्यचर्या के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए या फिर डील करनी चाहिए। किसके लिए बात थी ये, शिक्षक के लिए। अब अगला प्रश्न है। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो देखिए, पियाजे का और वाइगोत्स्की का, इनका भाषा से संबंधित भी विचार और तर्क थे, परंतु पियाजे ने एक सिद्धांत और दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा तो दिया ही गया है, परंतु पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और पियाजे ने महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया था अपना, वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर पियाजे के भाषा से संबंधित विचार क्या थे, ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो उनको देखिए, मैंने क्या बोला अभी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, तो वो ऑब्वियसली संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ही बात करेंगे। तो पियाजे का मानना था कि भाषा का विकास जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, मतलब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत वो मानते थे कि बच्चे का भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। पहले संज्ञानात्मक विकास का होता है, उसके बाद होता है उसका भाषा का विकास। तो इस प्रकार से पियाजे किसको मानते थे, महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास को। देखिए, अगला प्रश्न है। मैरी बहुत निर्गामी है, वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं ला पाती है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी। देखिए साथियों, भरतनाट्यम जानती है कौन, मैरी, परंतु वो शिक्षा में संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी, तो आपको चयन करना है भ्रमण या आमोद विधि, विचारावेश विधि, ग्रेड विधि या फिर वैयक्तिक शिक्षण विधि। तो देखिए, उसको भरतनाट्यम का ज्ञान है परंतु वो शिक्षा में संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रही, तो उसके लिए भ्रमण या फिर आमोद प्रमोद की विधि जो होगी, या फिर उसको ऐसी विधि जो जिससे वो संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ऐसी विधि उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो भ्रमण या फिर आमोद विधि जो उसके लिए सर्वोत्तम होगी। इस प्रकार से मेरी के लिए कौन सी, भ्रमण या आमोद विधि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला प्रश्न है आपके सामने। रिक्त स्थान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। अभिप्रेरणा, स्थिरांक, प्लेटो। ठीक है, जिसको प्लेटो भी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, पठार भी जाना जा सकता है। प्रगति या फिर वक्र, कर्व के नाम से जानते हैं हम इसको। तो देखिए साथियों, अधिगम की प्रक्रिया में अगर स्थिरता आ जाती है, ना तो उसकी वृद्धि हो रही है और ना कमी हो रही है, स्थिर हो गया ज्ञान, तो उसको हम किसके नाम से जाने जाते हैं, वो अधिगम में
प्लेटो का मतलब किसका काम करता है, वो अधिगम का पठार, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब ना तो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मतलब ना तो बढ़ रहा है हमारा ज्ञान, और ना ही कम हो रहा है, उसमें स्थिरता आ गई है। तो वो किसके नाम से जाना जाएगा, वो स्थिरांक या फिर प्लेटो, या फिर हम इसको एक और बोल सकते हैं अधिगम वक्र, अधिगम प्लेट के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। अधिगम में हमारी क्या हो रही है, ना तो वृद्धि हो रही है और ना कमी हो रही है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा नहीं होगा, प्रगति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रगति होती तो वो स्थिरता नहीं होती। ठीक है, और अधिगम वक्र ये किससे, अधिगम का स्थानांतरण से संबंधित बात हो गई है। तो यहाँ पर हमारा सही से जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, स्थिरांक। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को साथ में, उसमें अमीर गरीब छोटे बड़े जो व्यक्ति, मतलब सभी एक ही कक्षा में सभी का समावेशन किया जाता है। तो उस प्रकार से उसको हम समावेशी कक्षा बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके नौकरी के लिए तैयार करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है समावेशी कक्षाओं का। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल परीक्षा पास करने का उद्देश्य भी समावेशी कक्षा का नहीं हो सकता। छात्रों को चिंतन शक्ति का विकास या फिर छात्रों को नोट्स प्रदान करना, तो नोट्स प्रदान करना तो एनसीएफ 2005 के विरुद्ध कार्य हो गया, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होगा। किसका, समावेशी कक्षाओं का विकास। तो इस प्रकार से छठे का आंसर हो जाएगा छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, बीमारी, अधिगम, परिपक्वता या फिर बुढ़ापा। तो देखिए साथियों, अगर यहाँ पर अधिगम की बात होती है कि अधिगम में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं, तो इसमें आ जाता हमारा बीमारी भी हो जाता, इसमें परिपक्वता भी हो जाता, इसमें बुढ़ापा भी हो जाता। परंतु यहाँ पर बात किसकी की गई है, विकास की, अधिगम की बात नहीं है यहाँ पर, विकास। देखिए विकास और वृद्धि में एक अंतर भी होता है और वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित भी होते हैं वो। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा इलनेस, यानी बीमारी के कारण विकास में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो सम्मिलित नहीं होता है। अगर परिपक्वता के कारण विकास में परिवर्तन हो रहा है, आपके परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास कहलाएगा। आपके बुढ़ापे के कारण परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास कहलाएगा। अधिगम के कारण अगर आपके परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास कहलाएगा। परंतु बीमारी के कारण कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो विकास नहीं होता है। विकास में अधिगम, परिपक्वता और बुढ़ापा शामिल होता है, जबकि बीमारी शामिल नहीं होती है। अगर यहाँ पर अधिगम की बात कर लेते हम, ये विकास की बात हो रही, अधिगम की बात कर लेते तो उसमें परिपक्वता सम्मिलित नहीं होता है। अधिगम 3 कारणों से ही होता है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। इन 3 कारणों के कारण अगर आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है तो ही वो अधिगम होता है, परंतु विकास में तो बीमारी सम्मिलित नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ये यहाँ पर किसके सिद्धांत की बात हो रही है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। तो स्वायत्तता बनाम संदेह और शर्म की जो चरण है वो किसका घटक है, उसके घटक कौन है, प्रारंभिक सहायक होगा, परिवार होगा, माता पिता होगा या फिर शिक्षक होगा। तो देखिए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये प्रश्न में दिया हुआ है। एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 6 प्रकार की अवस्थाओं का उन्होंने जिक्र अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत किया है। पहला उन्होंने बताया है विश्वास बनाम अविश्वास। ये अवस्था जो होती है ये जन्म से 1.5 वर्ष या फिर 18 माह की अवस्था तक होती है। मतलब बच्चा विश्वास करता है अपनों पर और गैरों के प्रति अविश्वास जताता है। दूसरी अवस्था होती है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, कौन सी, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जिसको हम स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता किससे होती है, माता पिता से स्वतंत्र होना चाहता है, वो अपना काम स्वयं करना चाहता है। किस वर्ष में, 1.5 से 3 वर्ष का बालक स्वतंत्र होना चाहता है। और अगर उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है, अगर उसकी क्षमता पे शक होता है तो वो बच्चा लज्जाशील या फिर संदेह या फिर शर्म का शिकार भी हो जाता है। तो ये माता पिता से संबंधित होगा। कौन सी अवस्था,
स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था जो होगी वो माता पिता से संबंधित होगी, न कि परिवार से, न कि प्रारंभिक सहायक या फिर शिक्षक और साथी से संबंधित भी नहीं होगी। माता पिता से संबंधित अवस्था को क्या बोलते हैं हम? स्वायत्तता बनाम शर्म और स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता भी हम इसको कह सकते हैं। तीसरी अवस्था की बात करते हैं हम, तो पहल शक्ति बनाम दोषित। ये अवस्था 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा मतलब पहल करता है अपनी तरफ से, और अगर उसको सही से दिशा नहीं मिलती है तो वो दोषित हो जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। तीसरी है परिश्रम बनाम हीनता, इसकी अवस्था है 6 से 12 वर्ष तक। चौथा है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। और छठी अवस्था इसकी होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव या विलगन। 6 अवस्थाओं नहीं, 8 अवस्थाओं में बांटा है इसमें, 8 अवस्थाएं, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, 8 अवस्थाएं। और सातवीं अवस्था है जननात्मक बनाम स्थिरता, 35 से 65 वर्ष। और आखिरी की जो स्टेज होती है वो अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या फिर निराशा की भावना। तो 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने संपूर्ण जीवन को बांटा है और उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो माता पिता से संबंधित होती है कौन सी प्रक्रिया? स्वायत्तता बनाम संदेह या फिर शक की जो अवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है? माता पिता से। तो यहाँ पर हमने एरिक एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा। अगर आप लिख रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो तो धीरे धीरे मेरी आवाज़ को पॉज करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? तो ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, सत्तावाद के अंतर्गत आता है, अधिकारवाद के अंतर्गत आता है, या फिर अनुमोदक के अंतर्गत। तो अगर माता पिता अगर उसको दंड दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, जेब खर्च नहीं मिलेगा, ये बात बता रहे हैं उसको, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मतलब माता पिता अधिकारवादी उसको सत्ता के अंतर्गत रख रहे हैं, तो ये अधिकारवादी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वलीनता, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कैसे होते हैं? ऑटिज्म मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है ऑटिज्म की पूरी प्रक्रिया। तो ऑटिज्म से संबंधित बच्चे किस प्रकार के होते हैं? एक मिनट थोड़ा अवधान उत्पन्न हो गया था, कॉल आ गया था, मैंने फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था मोबाइल को। तो अगला देखिएगा प्रश्न, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता अगर उसके लिए किस प्रकार का पालन पोषण है, तो वो अधिकारवादी पालन पोषण के अंतर्गत आता है। अगला है कि स्वलीनता, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कैसे होते हैं? तो दूसरों के साथ आंख से आंख संपर्क करने में असमर्थ होते हैं, या फिर आराम से घूमने में असमर्थ होते हैं, या फिर नींद लेने में असमर्थ होते हैं, या फिर निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। तो जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं वो शर्म का अनुभव करते हैं, मतलब दूसरों के सामने वो स्वयं को इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो दूसरों के साथ आंख से आंख मिलाकर संपर्क करने में असमर्थ होते हैं, स्वलीन होते हैं, मतलब वो स्वयं में ही खोए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के ऑटिज्म से पीड़ित बालक होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के रिक्त स्थान की अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो किस अवस्था में हेरफेर करते हैं? तो देखिए यहाँ पर बात करें हम तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, सेंसरी मोटर अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो ये किस सिद्धांत की बात की गई है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की गई है। तो पियाजे ने जो है 4 संक्रियाओं अपनी संज्ञानात्मक विकास को 4 समूहों में बांटा है। ठीक है, पहला है हम बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज, और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करना, ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली 0 से 2 वर्ष की अवस्था है इससे संबंधित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। किसकी अनुमति देना है? एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, अलग अलग समूहों में काम करने की, अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। तो देखिए साथियों, विविधता को प्रभाव को कम करने के लिए अगर हम विविधता के प्रभाव को कम कर रहे हैं और समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को किसकी अनुमति देना है? उसको एक दूसरे के साथ तालमेल या फिर मेलजोल बढ़ाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। अगर विविधता को हम कम करना चाहते हैं
तो एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की उसको अनुमति देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबद्ध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? देखिए साथियों, यहाँ पर पावलोव, कोई बड़ा प्रश्न आ जाए उसको देख के घबराना नहीं है, उसको बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है। और बड़ा प्रश्न बहुत आसानी से हल होता है और चुटकियों में हल होता है, उसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर इवान पेट्रोविच पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात की गई है। तो उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से अनुबंधन बिठा लेते हैं। तो अगर विद्यालय में घंटी बज रही है तो वो बच्चे मतलब अपने आप बस्ते बंद करने लग जाएंगे और घंटी की आवाज़ सुन के वो समझने लग जाएंगे कि अब छुट्टी हो गई है, तो वो एक अनुबंधन बिठा लेते हैं। तो विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। तो ये उन्होंने किस चीज़ का अनुबंधन बिठा रखा है? उन्होंने ये बात किससे मिलती जुलती है? तो जो पावलोव थे उनके शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से मिलती जुलती है कि बच्चों ने अनुबंधन बिठा लिया है कि जब भी घंटी बजेगी उनके बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, तो वो बस्ते पैक करने लग जाते हैं उसी समय। तो ये इवान पेट्रोविच पावलोव के किस सिद्धांत के? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुरूप कार्य कर रहा है। देखिए संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के रिक्त स्थान में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक, देखिए व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है व्यवहार में परिवर्तन। और स्कीमेटा जो होगा ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि स्कीमेटा की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा। तो हमारे प्रश्न में भी संज्ञानवाद लिखा गया है और जीन पियाजे की बात की गई है। तो स्कीमा शब्द को उन्होंने ही दिया, स्कीमा शब्द उन्होंने जीव विज्ञान से लिया था। उन्होंने क्या कहा था कि मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। ये किसकी बात है? ये जीन पियाजे की। मतलब क्या कहा था उन्होंने कि उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अगर अनुक्रिया कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। उद्दीपक के प्रति क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वो उन्होंने किस नाम से पुकारा? उन्होंने स्कीमा नाम दिया है। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक की बात आती है तो स्कीमा। अगर व्यवहारवाद की बात करते तो यहाँ पर व्यवहार आता, परंतु मंतव्य या फिर स्कीमा तो संज्ञानवाद के अंतर्गत स्कीमा आता है। अगला प्रश्न है, जो आखिरी का प्रश्न बचा है आपका, बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? तो बिंघम की बात की गई है, उनके अनुसार अभिवृत्ति या फिर हम एप्टीट्यूड परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं इसको, इससे क्या पता चलता है? तो व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां पता चलती है, विभिन्न आनुवांशिक योग्यता में उपलब्धि पता चलती है, या फिर प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, या फिर विभिन्न आनुवांशिक योग्यता को सामर्थ्य। तो देखिए उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता का पता चलता है। तो ये आपकी बात हो गई बंगिम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण की। तो प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और इनसे संबंधित, इनसे बनने वाले या फिर इनसे संबंधित सिद्धांतों की भी हमने इनमें चर्चा की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।